नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और हम मिलवाने जा रहे हैं आपको क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश शेट्टी जी, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि CNI में मॉडरेटर की और बिशप और डायसिस ऑफ लखनऊ की कुर्सी के लिए काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, लोग जो है इधर उधर हुए हैं, तो आपने पहले मॉडरेटर PC सिंह और CNI सीनेट पर केस क्यों किया था? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया को, ख़ास तौर से डायसिस ऑफ लखनऊ की पूरी कलीसिया को मैं नमस्कार करता हूं प्रभु यीशु मसीह में, जय मसीह की। और जैसा कि आपके सवाल में दिख ही रहा है उथल पुथल कुर्सी को लेके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसमें आपके क्वेश्चन में एक करेक्शन करना मांगूंगा। आपने बोला मॉडरेटर PC सिंह, वास्तव में आज की डेट में वो एक्स मॉडरेटर PC सिंह है। हमारी सीनेट जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो उसका टर्म होता है 3 साल का। हर तीसरे साल पे सीनेट होती है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात आ जाते हैं अगर, तो एक अलाउड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कि आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरा टर्म किसी भी हालत में आप नहीं बढ़ा सकते। तो हमारी जो लास्ट सीनेट हुई थी अक्टूबर 17 को हुई थी और जो ख़त्म हो रही थी अक्टूबर 2020 को। लेकिन एक्स मॉडरेटर PC सिंह ने अपनी जो उनकी टीम है उसके साथ मिल के उस कुर्सी पर कब्ज़ा कर लिया। 1 साल तो आपने बढ़ा लिया कोविड का बहाना करके, तो जेन्यून है वो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद कोविड हो या कोविड तो ख़त्म ही हो गया था, ऑलमोस्ट काफ़ी डिक्लाइन हो गया था, और एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी हालात में आप बढ़ा नहीं सकते थे। वो लगातार अपने कुर्सी पे बैठे रहे, उन्होंने सीनेट नहीं कराई। और केवल इतना ही नहीं, जो गलत काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम वो कर रहे थे, तमामों ज़मीनों के सौदे हुए, ये कब्ज़ा कराते हैं, ये बेच नहीं सकते, क्योंकि चर्च संपत्ति कोर्ट के आदेश हैं कि आप बेच नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, कब्ज़ा कराते हैं। और हर डायसिस में इन्होंने अपने अपने बिशप बैठाए, और जिस बिशप ने इनको बोला कि आप ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आपने उनको ये कह के हटा दिया कि आपका जो है काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप फिनेंशियल माल प्रैक्टिस में हैं, आप प्रॉपर्टी बेचने में संलिप्त हैं, इसलिए आपको हम हटाते हैं। ऐसे कई बिशप हिस्ट्री, CNI की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि साहब एक मॉडरेटर के आते ही जो है ढेर सारे बिशपों को टर्मिनेट कर दिया गया, किसी को मजबूर किया गया कि वो रिज़ाइन कर दे, ये कह के कि हम झूठे मुकदमे में फंसा देंगे आपको, अगर आप नहीं करेंगे मुकदमे में फंसा देंगे आपको। इस डर से आदमी ने रिज़ाइन, जैसे बिशप एक्स डिप्टी मॉडरेटर हैं, उनको इन्होंने इतना दबाव बनाया कि और दबाव बना के रिज़ाइन कराया। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि कोई ना कोई को तो बोलना चाहिए चर्च के लिए। तो फिर हमने हिम्मत करी और हमने इनके विरुद्ध एक केस करा। और इस केस में आप फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप कुछ भी कह सकते हैं कि जब जजमेंट रिजर्व हो गया, हाँ इतना ज़रूर बताऊंगा कि जो लास्ट बहस हमारी हुई उसमें जज साहिबा ने एक डेट फिक्स कर दी थी कि हम ये, क्योंकि इनके वकील लोग डेट बढ़ाने का वो जो हमेशा एप्लीकेशन आती थी, किसी तरीके से टाइम बढ़ता जाए ताकि ये कुर्सी पे बने रहें। तो हम जो जज थे, कोर्ट ने ये कह दिया कि फ़लाँ तारीख को हम फाइनल सुनेंगे, डिस्पोजल होगा उस दिन। और ये हर जगह जैसे मैं बोलता हूँ कि मेंटेनेबल नहीं है, आपको चर्च से हटा दिया गया है, आप जो है का लोकस नहीं है, ये यही राग अलापते हैं हर एक के साथ। बिशप पटोले को इन्होंने हटाया यही कह के कि साहब आपका लोकस नहीं। बिशप दलवारा सिंह राजस्थान के, उनको हटाया। हमारे केस में भी ये बोले, तो मेंटेनेबिलिटी पे बहस थी। और साथ में हमारी सेकेंड प्रेयर थी कि रिसीवर बैठाया जाए, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ाया। तो जो फाइनल बहस हुई तो हम लोग सब मौजूद थे, और इनके वकीलों की जो टीम थी वो बहुत ख़ास दलील दे नहीं पाई इनके जो एक्सटेंशन को सही साबित करने के लिए, जबकि हमारे वकील साहब ने जितनी दलीलें दी, इनके वकील साहब लोग उसका ठीक से जवाब दे नहीं पाए। उसी के दौरान जो कोर्ट ने हमारे वकील से कहा कि एक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे ज़रूर लूँगी इसमें। उसके बाद बहस चली और जजमेंट रिजर्व हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम पूछ नहीं पाए, शायद ध्यान से उतर गया उनके।
और जब इसका जजमेंट आया, जब जजमेंट रिजर्व हो गया, जब जजमेंट रिजर्व हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम जाएं वहाँ पे कोर्ट में जो फलानी तारीख को जजमेंट रिलीज़ होगा, क्योंकि उस टाइम जज साहिबा या जज साहब कुछ पूछेंगे नहीं, वो सिर्फ प्रोनाउंस कर देंगे। इसलिए हमारे वकील लोगों को वहाँ जाना कोई मतलब ही नहीं था कि हम लोग जाएं। हम लोग यहाँ से कोई गया नहीं कि जब जजमेंट जो है रिजर्व है, इसको प्रोनाउंस होना है। और उस दिन क्या हुआ कि जजमेंट में उन्होंने ये लिखा कि एक जो क्लैरिफिकेशन की बात हुई थी कि वो क्लैरिफिकेशन रह गया, इसलिए हम इसको नेक्स्ट डेट में देखेंगे। वो डेट अभी थी, तो उस डेट में देखेंगे। फिर ये कहेंगे खुदा का समय होता है कि वो जज साहिबा का ट्रांसफ़र हो गया। अब जब जज साहिबा का ट्रांसफ़र हो गया, जाहिर सी बात है अगली डेट पड़ी है और वो है जुलाई में। यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि थोड़ा सा जो विरोधी दल है पीसी सिंह और इनकी पार्टी, उनके हिसाब से हमारी जीत हो गई, ठीक है, क्योंकि निर्णय नहीं हो पाया। तो जीत, निर्णय ना होना जीत नहीं हुई। और अगर आप इसको जीत आप कह रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि जीत उनकी नहीं हुई। और इससे पहले एक और चीज़ ऐड कर दूं कि ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूं। मेरे साथ हर वो पादरी साहब, हर वो बिशप साहब हैं जो विक्टिमाइज हुए, जिनको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली परेशान किया। हमारे साथ हमारी डायसिस ऑफ लखनऊ के वो पादरी साहब हैं जो छोटी जगहों पे हैं और उनको 4.5 सालों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ये हम सब की फ़ाइट है। और अगर पटियाला कोर्ट के उसमें कि वो जज साहिबा का ट्रांसफ़र हो गया और नेक्स्ट डेट जुलाई लगी, अगर इसको ये अपनी जीत समझ रहे हैं तो उनकी जीत नहीं है, जीत हम लोगों की है। क्योंकि मेन मुद्दा हमारा वहाँ पे था कि इनको हटाया जाए, सीनेट कराई जाए, ठीक। तो आप देखिए कि ये पेपर है, ये CNI सीनेट का जारी किया हुआ है और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं डेनिस लाल, ये उनका सिग्नेचर से द्वारा जाहिर किया है। और इसमें इन्होंने 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 में सीनेट कराने का ये लेटर जारी किया है सारे बिशपों को, सारे मॉडरेटर कमिश्नरीज़ को। तो अब आप बताइए कि जीत किसकी हुई? जीत हम लोगों की हुई। ये जो हम चाह रहे थे अब आपको मजबूरन करना पड़ा। जी, तो आप अभी बता रहे थे कि 30 अक्टूबर से जो है 30 सितंबर से अक्टूबर 2022 तक की जो है डेट दी गई है, तो उसके बारे में फिर से में जो अभी ये लेटर इन्होंने जो जारी करा है वो 6 जनवरी 2022 को जारी करा। और उसमें सारे बिशपों को ये नोटिस दी गई है कि सीनेट जो है वो 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 को होगी। तो इसमें जैसे मैंने अभी आपसे शेयर करा कि अगर वो उनके जैसे लीगल एडवाइज़र हैं मंदबुद्धि और उनको बताते हैं कि वो जीत गए, तो जीत वो नहीं गए, जीत हम लोग गए। कि हमारा मेन मोटिव ये था कि सीनेट हो, और अगर सीनेट नहीं हो रही है तो पीसी सिंह की फिनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सीज की जाए या यहाँ पे एक रिसीवर बैठाया जाए और तब सीनेट कराई जाए। तो इन्हें ये भय हुआ कि अगर रिसीवर बैठ जाएगा और तब सीनेट होगी तो हम अपने लोगों को बैठा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इस डर से इन्होंने ये सीनेट का ऐलान कर दिया। तो हम समझते हैं कि ये हम सब की बहुत बड़ी जीत है कि ये सीनेट करने जा रहे हैं। अभी जो है आपने बताया कि वो सीनेट करने जा रहे हैं, और इससे पहले आपने बोला कि मॉडरेटर पीसी सिंह, मतलब आपने बताया कि एक्स मॉडरेटर हो चुके हैं और पूरी सीनेट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या जबलपुर में जो सीनेट करने जा रहे हैं उसमें फिर से पीसी सिंह री इलेक्ट होंगे? देखिए, अब कहते हैं ना कि जो बंदे जब घमंड जब बढ़ जाता है तो इंसान जो है अपने आप को खुदा समझने लगता है। और अपने कार्यकाल में पीसी सिंह ने एक भी अच्छा काम तो करा नहीं, सिवाय बदले की भावना से लोगों को हटाना और या अपने स्वार्थ में लोगों को हटाना। तो ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ईमान रहा नहीं चर्च में, चर्च का कोई ख्याल रहा नहीं, इन्हें कंसर्न रही नहीं, खुदा का डर रहा नहीं। तो ये कुछ भी करते हैं। जब यानी कि खुदा का डर जिसमें नहीं है तो वह शैतान कहलाता है ना, तो शैतान तो कुछ भी कर सकता है। तो यदि ऐसा करेंगे कि कोशिश ज़रूर होगी इनकी कि ये या तो री इलेक्ट हो जाएं या फिर अपना टर्म बढ़वा लें, क्योंकि अब जितने भी बिशप्स बैठे हैं इस वक्त अलग अलग डायसिस में
2% को छोड़ के सब इनके ही हैं। तो यदि ऐसा ये प्रयास करेंगे तो हम इसकी अपील करेंगे, हम इसके अगेंस्ट खड़े होंगे और हम ये देखेंगे कि ऐसा ना करने पाए। एक केस काफ़ी चर्चा में है, डायसीज ऑफ लखनऊ का केस, तो उसमें क्या चल रहा है इसके बारे में? देखिए, डायसीज ऑफ लखनऊ एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसके चेयरमैन बिशप मॉरिस एडगरदान है। इसका भी जिक्र हम आपसे पहले कर चुके हैं। इसमें पीटर बलदेव ने एक ऑब्जेक्शन सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ डाला था कि साहब ये जो है निकाल दिए गए हैं, ये इनका लोकस नहीं है, जो जैसा राग ये लोग गाते हैं। तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने, असिस्टेंट रजिस्ट्रार इलाहाबाद ने इनके ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया था, जिसके विरोध में ये हाई कोर्ट में इन्होंने अपील करी। उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई और इन्होंने कुछ तथ्य छिपाए भी थे। तो उसकी हमारे एडवोकेट्स ने बहुत अच्छी बहस करी मेरिट पे, और हमें पूरा यकीन है कि मेरिट पे इसमें इनको कोई राहत नहीं मिलेगी। और मान लीजिए ये तो कोर्ट केस है और कोर्ट केस में एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। तो चाहे अगर हमारा पक्ष जीतता मॉरिसदान साहब का, तो ये उसकी अपील में जाएंगे, अगर यदि ये जीतते हैं तो मॉरिसदान इसकी अपील में जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगा, ख़ास तौर से अपनी डायसीज ऑफ लखनऊ की कलीसिया से और ख़ास तौर से वो पादरी साहब लोग जो छोटी जगहों पे हैं, जिनकी बहुत उम्मीद है बिशप दान से, और इस केस पे उनकी नज़रें टिकी हुई हैं। हमारे पास भी बहुत से फ़ोन आते हैं कि बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये प्रयास, और आप भी जानते हो कि पिंटू तिवारी के ज़रिए पीटर बलदेव ने क्या क्या करा, और हर तरीके से हमारी डायसीज जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गई। तो हताश बिल्कुल ना हो, लड़ाई है, कोर्ट केस में थोड़ा समय लगता है, पर जीत परमेश्वर पिता की होगी। जजमेंट यीशु मसीह देगा, जजमेंट और कोई नहीं देगा। एक खबर आ रही है कि पीटर बलदेव पर वारंट इशू हुआ है, तो कहाँ से हुआ? देखिए, पीटर बलदेव ने ऑडियो काफ़ी वायरल हुए थे जिसमें ये प्रिंसिपल से, उन प्रिंसिपल्स के नाम भी दिए इन्होंने, झांसी के प्रिंसिपल, इलाहाबाद के प्रिंसिपल, रायबरेली के प्रिंसिपल। इनसे ये पैसे मांगते थे पादरी साहब लोगों की तनख्वाह के लिए, मुझसे भी मांगे। तो मैंने उन्हीं जो पेपर, जो ऑडियो क्लिप्स हैं, और इवन इन्होंने सेंट मार्क्स कॉलेज झांसी के स्कूल अकाउंट से पैसे अपने पर्सनल बैंक में ट्रांसफ़र कराए, उसका भी स्टेटमेंट मिला। यही सब करके हमने इकट्ठा करके हमने लखनऊ में इनकी एफआईआर कराई। उसी में इनके बेलेबल वारंट इशू हुआ। अब इसमें आपको एक बात बताएं कि ये हाई कोर्ट गए, क्रिमिनल रिट पिटीशन डाली कि चार्जशीट को क्वॉश कर दिया जाए। वहाँ इनको मुंह की खानी पड़ी और माननीय हाई कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये गए एंटीसिपेटरी बेल में, और अभी आपको बता दें कि इनकी एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज हो गई, क्योंकि इनका एक क्रिमिनल इतिहास है जो इन्होंने माननीय कोर्ट से छिपाया। इनके कम से कम 12-13 एफआईआर हैं लैंड सेलिंग की। अभी हाल में इन्होंने झांसी में क्रिश्चियन इंटर कॉलेज जो बेंगलो है, उसी में लगभग 8-10 कमरे हैं और चारों तरफ लगभग 1.25 बीघा ज़मीन होगी, उस पर कब्जा, जैसे मैंने आपको बोला, ये लोग कब्जा कराते हैं। ये जो है इनकी डील होती है कि हम कब्जे, क्योंकि रजिस्ट्री ये नहीं कर सकते, कि हम कब्जा कराएंगे और आपके खिलाफ हम एफआईआर भी करेंगे, आपके खिलाफ मुकदमा भी करेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1-2 बीघा ज़मीन वहीं पे थी, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और वहाँ 15 स्टोरी बिल्डिंग बन गई। तो इससे ये साबित होता है कि ये अपनी डीलिंग जो भी इनकी होती हो उसमें ये कब्ज़ा करा देते हैं। और इस बार भी ऐसे ही हुआ कि ये झांसी गए थे पादरी साहब लोगों के ऑर्डिनेशन करने, और उसके बाद ये लौटे हैं और उसी वीक शनिचर को उस बंगले पे कब्ज़ा हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि आप ये कहिए, हम तो कोर्ट केस लड़ रहे थे, इतनी देर में ये कंस्ट्रक्शन हुआ, तो आपने कंटेम्प्ट क्यों नहीं करा? दूसरा, चलिए अब आप बताइए, हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन और किसी भी तरीके के करप्शन पे बहुत सख्त हैं। आपने उनके पास क्यों नहीं एक एप्लीकेशन डाली कि 15 स्टोरी बिल्डिंग को आप गिराइए, या आपने उनसे कंप्लेन क्यों, वहाँ पे मुख्यमंत्री के यहाँ कंप्लेन क्यों नहीं करी कि ये जो है बंगला जो है ये और ये ज़मीन इसके आसपास की, इस पर कब्ज़ा हो गया? इससे स्पष्ट होता है कि आप इन लोगों के साथ ही मिल के कब्ज़ा कराते हैं। तो ये जो इनकी नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ, इसके लिए ये
एंटीसिपेटरी बेल के लिए आए। मैं सिर्फ इतना कहना मांगता हूँ कि जो शख्स पिंटू तिवारी पूरी सिनेड को चला रहा है, पीसी सिंह उसके इशारों पे चल रहे हैं, पीटर बलदेव उसके इशारों पे चल रहे हैं, तो मैं हमेशा एक बात ये बोलता हूँ, ये हमारे जो माननीय प्रिंसिपल्स हैं जो डर के मारे पिंटू तिवारी से इतना खौफ है उनको कि वो बेचारे एक हो के हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि पिंटू तिवारी को बाहर करें, कि भाई अगर पिंटू तिवारी इतने ही ताकतवर हैं तो पीटर बलदेव की यहाँ पे एफआईआर कैसे हो गई, हमने कैसे करा ली, आप तो इतने बड़े सूरमा हैं, तो एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी, हो गई तो चार्जशीट नहीं लगनी चाहिए थी, चार्जशीट बन गई तो कोर्ट नहीं जानी चाहिए थी, कोर्ट चली गई, संज्ञान में ली गई, बेलेबल वारंट हो गया और आपकी एंटीसिपेटरी बेल, तो कहाँ के आप सूरमा हो। तो अभी भी मैं अपने प्रिंसिपल साहब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, अपने चर्च को बचाइए, अपने संस्था को बचाइए, अपने स्कूलों को। मैं आपको बताऊं कि 98% हमारी डायसिस के स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, यहाँ आज भी कोरोना के नाम पे टीचर्स को आधी सैलरी मिल रही पूछे, जबकि हमारे यहाँ फुल सैलरी मिल रही है और कोरोना में फीस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में आप अपना जो फ्यूचर है, फ्यूचर जो जनरेशन है, उसके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। इससे पहले मैंने बताया कि 2 बड़े स्कूल बंद हो गए, एक बंद होने की कगार पे है। तो इसलिए पिंटू तिवारी से डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, एक साथ होके अपने चर्च को बचाएं। पता चला है कि मिसेस पारुल बलदेव, जो पीटर बलदेव ने उनका बिशप जॉनसन स्कूल गर्ल्स विंग में डायरेक्ट एज अ प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पीटर बलदेव का वो फॉलोवर हैं पीसी सिंह के, तो जैसा आका होगा वैसा ही उनके शागिर्द होंगे, और इनके मेन आका हैं पिंटू तिवारी, और उनकी बुद्धि कितनी है उनको चर्च सेटअप मालूम नहीं है। तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है। आप हमारे यहाँ दिखा के देखिए, हम आपको दर्जनों दिखाएंगे कि पीटर बलदेव ने आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल काम कौन सा करा। अब आप देखिए, कहीं आपने सुना होगा कि चेयरमैन जो है वो अपने आप को बैंक सिग्नेटरी बनवाए, ठीक है। अगर बैंक सिग्नेटरी बनाने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पैसे का घोटाला चल रहा है, इसलिए मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, तो आप तो मॉनिटरिंग बिना सिग्नेटरी बन के भी कर सकते हो। तुरंत कार्रवाई प्रिंसिपल के अगेंस्ट क्यों नहीं करी आपने? तुरंत सिग्नेटरी आप चेंज करते, आप क्यों बन रहे हो? इसमें आपकी नीयत पे क्वेश्चन उठता। आपने क्रिश्चियन इंटर कॉलेज झांसी में आप मैनेजर बन गए, कहीं सुना आप डिग्रेड कर रहे हो अपने, ये भी नहीं मालूम। ऐसे इनके सलाहकार हैं कि वो चेयरमैन से कह रहे हैं कि तुम मैनेजर बन जाओ, और अभी DIS ने उनको हटा दिया और वहाँ पे सिंगल ऑपरेशन है, रिसीवर बैठा हुआ है। कितने शर्म की बात है। हमारे यहाँ जयनारायण इंटर कॉलेज है डायसिस का, उसमें 40 साल से रिसीवर बैठा है। हमारे यहाँ कटिंग मेमोरियल है जो कम से कम इतने ही सालों से इनके हाथ से निकल चुका, इस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? इसको क्यों नहीं छुड़ा रहे? क्योंकि इसमें इनको कुछ मिल नहीं रहा। जहाँ इनको उम्मीद होती है ये खुद ही बन जाते हैं। अभी आपको बताएं कि फैज़ाबाद में जो चर्च है हमारा, उसके पार्सनेज पे कब्जा हो गया, इन्होंने उस पर कुछ नहीं करा, ना कोई FIR है, ना आप खाली करा रहे। पिंटू तिवारी अगर आप इतनी बड़ी तोप हो और पीटर बलदेव आप इनको समझते हो, तो इनको भेजो ना वहाँ खाली कराने के लिए, तो समझ में आ जाएगा। तो आप नहीं भेज रहे हो, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना इनकी फितरत में, बिकॉज इनको इनके एडवाइज़र ऐसे हैं कि जो उनको खुद ही नहीं मालूम। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है, इसमें कहा यह जा रहा है कि ये मैनेजिंग कमेटी के थ्रू हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल बिशप जॉनसन की ही विंग है, और इसकी ही कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जो है इसको गवर्न करती है। और बिशप जॉनसन स्कूल जो है वो डायसीजन एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत आता है, यानी कि उसका जो जितने कंट्रोल है वो डायसीजन एजुकेशन बोर्ड का, DB का। और DB आपको सभी को मालूम है वो भी अंडर लिटिगेशन है, उसमें केस चल रहा है, उसमें विवाद सेक्रेटरीज का है, सचिव का, 2 सचिव हैं उसमें, और उसमें विवाद चेयरमैन का भी है। तो अगर चेयरमैन का विवाद, DB चेयरमैन का विवाद चल रहा है, तो DB के अंतर्गत केवल बिशप जॉनसन नहीं, कई और स्कूल आते हैं। आपका रायबरेली का सेंट जेम्स आता है, और आपका क्रिश्चियन इंटर कॉलेज है, आपका जमुना इंटर कॉलेज, कई स्कूल आते हैं। तो जितने भी स्कूल हैं, चूँकि विवाद चेयरमैन का है, DB चेयरमैन का, तो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पे चेयरमैन अभी कोई नहीं है।
क्योंकि जब तक डिसाइड नहीं होगा कि दान साहब चेयरमैन है या पीटर बलदेव चेयरमैन है, तो ना पीटर बलदेव ना दान साहब कोई इन स्कूलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो कैसे अपॉइंटमेंट मैनेजिंग कमेटी कॉल कैसे हो गई? क्योंकि चेयरमैन डायरेक्ट करेगा मैनेजर को, मैनेजर कॉल करता है। फिर अब ये मान लें कि आप अपना नॉमिनी आपने नॉमिनेट कर दिया, तो नॉमिनी नॉमिनेट करने का भी अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आप अभी चेयरमैन नहीं हैं। लिहाजा ये अपॉइंटमेंट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इससे पहले इन्होंने बिशप जॉनसन स्कूल में अपनी बेटी को एक पत्र डायरेक्ट लिख के प्रिंसिपल को कि ये इनको वाइस प्रिंसिपल बनाओ, ये तो डायरेक्ट किया था। इसके ऊपर जब हल्ला हुआ तो उसको विड्रॉ कर लिया। अभी इन्होंने ये थोड़ा सा ड्रामा करके ये दिखाया कि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करा है, मैनेजिंग कमेटी ने किया, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। मैं किसी के बच्चे के विरोध में नहीं हूँ। हर माँ बाप कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा सेटल हो जाए, तो मुझे इन बच्चे से कोई मतलब नहीं है कि पारुल जो है उससे हमें इतना नहीं मतलब है कि उसका क्यों हो गया, क्योंकि वो बिशप की बेटी है तो नहीं हो सकता, नहीं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं किया गया, इलीगल तरीके से वो अपॉइंटमेंट हुआ, तो वो गलत है। और अभी आप देखो कि बिशप जॉनसन में भी और कई स्कूलों में इन्होंने टीचर निकाले कोविड का बहाना करके, तो आपने उसके बाद कई अपॉइंटमेंट्स भी कर दिए कई स्कूलों में। तो ऐसा तो पुराने को निकालने की क्या ज़रूरत थी? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना पीटर बलदेव की फितरत में क्या कहेंगे, इनको पता ही नहीं है एक्चुअली। जो इनको जो समझा देता है इनका लीगल एडवाइज़र, ये वही करता है। तो मैं आपके माध्यम से एक बार डायसिस ऑफ लखनऊ की कलीसिया को खास तौर से उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल विचलित ना हो, घबराएं ना। लड़ाई थोड़ी लंबी खिंच रही है, पर जीत सत्य की होगी और खुदावंद यीशु मसीह जज है। आप सब जानते हैं, हम लोग का विश्वास है, और वो उसका जजमेंट कभी गलत नहीं होगा। मान लीजिए अगर 0.1% अगर हमारे दान साहब के विरुद्ध भी आता है, तो उसमें भी कुछ अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि खुदा जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमारे पास और रास्ते हैं, हम अपील में जाएंगे। तो एंड नहीं है ये। अगर ये जजमेंट दान साहब के विरुद्ध आता है तो ये एंड नहीं है, इसके आगे भी और रास्ते, खुदा एक रास्ता बंद करता तो दूसरा खोलता। इसलिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से हम पूरी डायसिस ऑफ लखनऊ CNI कलीसिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि राकेश छत्री जी ने बताया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और सच कभी झुकता और छिपता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से रास्ते बनाकर उभर आता है। और राकेश छत्री जी हमेशा जो गलत करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके काले चिट्ठे पूरे सबूत के साथ खोलते हैं। अगर आपको इस पर कोई सवाल उठाना है, आपको लगता है कि नहीं ये बात उन्होंने गलत कही है, इसका उनके पास सबूत नहीं है, तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप सवाल करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार M न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। ईद उल फित्र के यानी ईद के इस त्यौहार पे मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने क्राइस्ट चर्च कॉलेज परिवार की ओर से मैं समस्त अपने मुसलमान को, प्रदेश और देश के, मैं बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। M न्यूज़ साथ सच का।